Hello everyone, welcome to our YouTube channel Visual Institute. My name is Vikas Jangid. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 8। पिछली क्लास में होमवर्क के तौर पर मैंने आपको दो क्वेश्चंस दिए थे। पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको दो सेट गिवन थे, सेट ए सेट बी। सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स थे 1 2 3, सेट बी के अंदर 4 एलिमेंट्स थे ए बी सी डी। आपको ये बताना था कि जो 3 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से कौन कौन से फंक्शंस 1 to 1 फंक्शन हैं। तो हमें सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो एक फंक्शन होना भी ज़रूरी है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो 1 to 1 फंक्शन है या नहीं है। तो ऑप्शन की ओर चेक करें। पहला ऑप्शन है जिसके अंदर 3 ऑर्डर पेयर दे रखे, सॉरी यहाँ पर 2 ऑर्डर पेयर की 2, मैंने 2 बार लिख लिया है, ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है। यहाँ पर आपको ओनली 2 ऑर्डर पेयर्स दे रखे हैं 1, एंड 2, तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो सेट ए का एलिमेंट 3 है उसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये फंक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों एलिमेंट का कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए था, एक एक रिलेशन होना चाहिए था, जो यहाँ पर नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है वो 1 to 1 फंक्शन तो छोड़ो, फंक्शन ही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑर्डर पेयर्स दे रखे 1, A 2, B 3, C। तो 1 2 3 तीनों का रिलेशन है और एक एक ही रिलेशन है। और 1 का रिलेशन है A के साथ, 2 का रिलेशन है B के साथ, 3 का रिलेशन है C के साथ, और D का कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा है सेट B के एलिमेंट का। तो ये सेट A के एलिमेंट्स है, ये सेट B के एलिमेंट्स है। तो बस हमें इतना ध्यान रखना कि जो सेट बी के एलिमेंट्स है अगर उनका कोई रिलेशन है तो वो ओनली एक ही रिलेशन होना चाहिए। तो ए का एक रिलेशन है, बी का एक रिलेशन है, सी का एक रिलेशन है, तो ये 1 to 1 फंक्शन होगा। डी का रिलेशन नहीं है तो हम इसकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे। जिसका भी रिलेशन है उसका ओनली एक रिलेशन होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा 1 to 1 फंक्शन। तो अपना आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। सी को भी चेक कर लेते हैं। तो सी के अंदर आपको 2 ऑर्डर पेयर दे रखे हैं जिसके अंदर सेट ए के सिर्फ ओनली 1 जो एलिमेंट है उसी के 2 रिलेशन दे रखे हैं। तो सिंपल सी बात है, ये भी फंक्शन नहीं होगा क्योंकि 2 और 3 का कोई रिलेशन नहीं है और एक के रिलेशन 2 बार आ गए, तो ये भी फंक्शन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको एक फंक्शन आर से आर में डिफाइन दे रखा है, रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर डिफाइन कर रखा है और कह रखा है कि f of a = 3a³ - 4 है। आपको बताना है कि ये फंक्शन 1 to 1 फंक्शन है। तो मैंने आपको एक कल चीज़ बताई थी कि अगर किसी भी फंक्शन को ये सिद्ध करना है, ये प्रूफ करना है कि 1 to 1 फंक्शन है या नहीं है, तो आप सिंपली क्या कर लो कि आप मान लो f of a1 = f of a2। अगर ऐसा मानने से आपको रिजल्ट मिलता है a1 = a2 तो ये 1 to 1 फंक्शन होगा। अगर आपको ये रिजल्ट नहीं मिलता है तो फंक्शन 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा। f of a1 = f of a2 की जगह आप f of x1 = f of x2 भी मान सकते हो। ऐसा मानने से अगर आपको x1 = x2 मिलता है तो फंक्शन 1 to 1 फंक्शन होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट f of a1 = f of a2। तो f of a दे रखा है 3a³ - 4, तो f of a1 क्या होगा? 3a1³ - 4। ऐसे ही f of a2 क्या होगा? 3a2³ - 4। तो -4 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे ट्रांसफर रूल से, तो हमें मिलेगा 3a1³ = 3a2³। 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको मिलेगा a1³ = a2³। दोनों और क्यूब रूट लेने पर मुझे क्या मिलेगा? a1 = a2, जो कि हमें चाहिए था, यानी कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एग्जांपल्स समझ में आए होंगे। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 1 1 फंक्शन, मैनी 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन एंड 1 1 ऑन टू फंक्शन। आज हम कुछ और टाइप्स के फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, इक्वल फंक्शंस एंड इनवर्स फंक्शन। तो शुरू करते हैं कांस्टेंट फंक्शन से। तो क्या होता है कांस्टेंट फंक्शन? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। In mathematics, a constant function is a function whose output value is the same for every input value. सिंपल वर्ड्स में अगर कहे, एक ऐसा फंक्शन जहां आप इनपुट कुछ भी रख दो आपको आउटपुट हमेशा सेम मिलेगा, उसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट फंक्शन या फिर अचर फलन। मतलब आपको आउटपुट बार बार चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा, फिक्स रहेगा। इसको हम बेटर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया f of x = 4।
इक्वल में x का कोई भी फंक्शन नहीं है तो x की वैल्यू मैं कुछ भी रखूं मुझे हमेशा 4 ही मिलेगा। जैसे कि अगर मैंने x की जगह रखा 1 तो मुझे मिला f(1) इक्वल्स टू 4, x की जगह रखा 2 तो मुझे मिला f(2) इक्वल्स टू 4, और x की जगह अगर मैंने रखा -5 तो मुझे मिला f(-5) इक्वल्स टू 4। यानी कि हमारा आउटपुट हमेशा सेम रह रहा है, 4 4 एंड 4 ही रह रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आउटपुट हमेशा सेम रहता है तो उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन या फिर अचर फलन। तो इन जनरल मैं कह सकता हूँ कि एक कांस्टेंट फंक्शन इस टाइप का रहेगा, f(x) इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट नंबर 1 2 4 10 -10 -20 सिमिलर कुछ भी आप कांस्टेंट वैल्यू ले लो, क्योंकि जब कांस्टेंट है तो वहाँ पर x का इनपुट बार बार चेंज करने पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं आउटपुट पे, तो इसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। तो अब चलते हैं अगले फंक्शन पर, आइडेंटिटी फंक्शन या तत्समक फलन। तो क्या होता है एक तत्समक फलन? सबसे पहले इसकी हम परिभाषा पढ़ते हैं। इन मैथमेटिक्स एन आइडेंटिटी फंक्शन is a function that always returns the same value that was used as its argument। सिंपल वर्ड्स में एक तत्समक फलन ऐसा फलन होता है जहां आप जो इनपुट रखोगे वही आपको आउटपुट मिलेगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, तत्समक फलन। तो जो आपने इनपुट रखा वैसा वैसा अगर आपको आउटपुट मिलता है, वही आपको आउटपुट मिलता है, तो उसे हम कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। इसे आइडेंटिटी रिलेशन भी कहा जाता है, आइडेंटिटी मैप भी कहा जाता है और आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, f(x) इक्वल्स टू x। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 रखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1। 3 रखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3। -2 रखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -2। क्योंकि आपको जो इनपुट रखना है आपके आउटपुट में भी वही आएगा, क्योंकि ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट के अंदर भी आपने x रख रखा है और इक्वल टू में भी x दे रखा है। तो आप जो भी रखने वाले आपको आउटपुट भी वही मिलने वाला है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। हमारा अगला फंक्शन है इक्वल फंक्शन यानी कि समान फलन। नाम से ही दिख रहा है कि कुछ इक्वल जैसी बात यहाँ पर हो रही होगी। तो डेफिनेशन इसकी चेक करते हैं। डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट फंक्शन इज टू फंक्शन दैट हैव सेम डोमेन एंड रेंज एंड हैव इक्वल वैल्यू एट एवरी पॉइंट इन देयर डोमेन। यानी कि दो फंक्शन इक्वल फंक्शन हो गए यदि उनकी डोमेन, प्रांत, रेंज, परिसर सेम हो, समान हो, तथा हर पॉइंट पर जो अपना आउटपुट वैल्यू आएगा, जो उसका आंसर रहेगा वो भी सेम रहे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इक्वल फंक्शन। मतलब हर तरीके से वो समान होना चाहिए। इसको एक एग्जांपल से बेटर तरीके से समझते हैं। मैंने यहाँ पे दो फंक्शन लिए, एक f और एक मैंने लिया g। f जो कि r से r में डिफाइन है और f(x) इक्वल टू दे रखा है x+1। वैसे ही g जो है वो r से r में डिफाइन है और g(x) इक्वल टू दे रखा है x+1। अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों फंक्शन की जो डोमेन है वो r ही है और जो को डोमेन है वो भी r ही है, और जो फंक्शन का जो डाटा है, फंक्शन जो कंडीशन है वो है f(x) इक्वल टू x+1 और g(x) इक्वल टू x+1। मतलब कि ये भी सेम है। तो अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो दोनों की डोमेन सेम है, फंक्शन की डेफिनेशन दोनों सेम है, मतलब आप जो इनपुट रखने वाले हो आपको वही आउटपुट मिलेगा। मीनिंग कि इसकी रेंज भी सेम होगी क्योंकि डोमेन सेम दे रखा है, और हर पॉइंट पे, हर इनपुट पे उनका आउटपुट वैल्यू भी सेम होने वाला है। मीन्स हर डायमेंशन से ये फंक्शन दोनों आपस में इक्वल है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इक्वल फंक्शन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर। हमारा आज का आखिरी फंक्शन है इनवर्स फंक्शन यानी कि प्रतिलोम फलन। तो क्या होता है इनवर्स फंक्शन? एन इनवर्स फंक्शन इज डिफाइंड एज ए फंक्शन विच कैन रिवर्स इनटू अनदर फंक्शन। यानी कि एक प्रतिलोम फलन एक ऐसा फलन होता है जिसको दूसरे फलन में हम उल्टा रिवर्स कर सकते हैं। इसको सिंपली वर्ड्स के अंदर में एक वेन डायग्राम से आपको समझाता हूँ कि अगर हमने एक फंक्शन लिया f जो कि एक सेट a से b में डिफाइन है, इसको हमने क्या कह दिया, फंक्शन f। अगर मेरा a के अंदर जो एलिमेंट एक है उसको मैंने x कह दिया और b के अंदर एक मेरा एलिमेंट उसको मैंने क्या कह दिया, y कह दिया। तो सिंपल सी बात है, हम नॉर्मल तरीके से इसको बता सकते हैं कि हमारा इनपुट अगर x है तो आउटपुट क्या होगा, f(x), क्योंकि फंक्शन का नाम क्या, f। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा आउटपुट y है वो किसके इक्वल होगा, f(x) के इक्वल होगा। इनवर्स फंक्शन क्या होगा, इनवर्स मतलब इसका उल्टा कर देना है। मीन्स अगर जो फंक्शन f a से b में डिफाइन था, अगर मैं एक ऐसा फंक्शन लूं जो b से a में डिफाइन है,
बी से ए में डिफाइन है उसको हम क्या कहेंगे, एफ इनवर्स कहेंगे। क्या बोलेंगे, एफ इनवर्स। तो बी के अंदर एलिमेंट कौन था, वाई, और ए के अंदर एलिमेंट कौन था, एक्स। तो मैं क्या कह सकता हूं, इस बार एफ इनवर्स के अंदर मेरा इनपुट रहेगा वाई और आउटपुट रहेगा एक्स। तो हम कह सकते हैं कि जो आउटपुट एक्स है वो किसके इक्वल होगा, एफ इनवर्स वाई के इक्वल होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे इनपुट एक्स था तो मेरा आउटपुट इक्वल था वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर इस बार मेरा इनपुट है वाई और आउटपुट एक्स है, तो इस बार होगा एफ ऑफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स, मीन्स एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ वाई। ये मेरे यहाँ पे रहेगा। अब इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं, कब निकालते हैं, इस सब की स्टडी हम अगले लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का आपको लेक्चर समझ में अच्छे से आया होगा। आज के होमवर्क में भी मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। दोनों क्वेश्चन ऑन टू फंक्शन पर डिपेंड है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट की फॉर्म में दे रखा है और दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको फंक्शन इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है। तो आपको दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बताना है ये ऑन टू फंक्शन होंगे या नहीं होंगे, तो कैसे होंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले लेक्चर के लिए हम इसी समय पर आपको मिलेंगे। हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उस पर टिक कीजिए। आपको उस टेलीग्राम चैनल पर इस लेक्चर की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो आप इस वीडियो को आपके साथी स्टूडेंट्स के बीच में भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस चैनल के जो भी फर्दर नोटिफिकेशन से आपको ऑन टाइम मिले और आप लेक्चर पर ऑन टाइम रहे।